आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ममता जी। विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर? बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव, क्या बात और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य अकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा अब योगदान। 8 बजे का समय हो गया। 8 बजे का हो गया, जी हाँ। जी, और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट। जी हाँ, जी हाँ। छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो एफएम विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अच्छा। बोले एफएम रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुनने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है। और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जलनाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का? इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको? जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य अकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए, उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं। विश्व जल वर्ष था यूएनओ का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं। जी। तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से, वो भी जल प्रलय से है। जी हाँ। आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है। तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया?
इसमें क्या रिसर्च किया आपने? जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है। हाँ। तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूं। जी जी। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है, अंत में मैंने किया है कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं। जी हाँ। और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं। तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने? ममता जी, व्यंग्य के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में हैं। जी। शरद जोशी जी बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे। उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो जी। तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे। जी जी जी। और जो एक कहा जाए कि व्यंग्य के ट्रिपॉइड, ये 3 स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा। और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग्य की बीज आपके भीतर अंकुरित होते रहे। जी। व्यंग्य देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग्य कविताएं लिख सकते हैं। अलग से आजकल व्यंग्य पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है। लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग्य की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग्य संग्रहित समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक। कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप? हाँ जरूर। मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग्य संग्रहों का। मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों। तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग्य संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं। लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंग्यकार उस समय व्यंग्य लिख रहे थे, उनके व्यंग्य दुबई से वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग्य की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है। यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग्य में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही? व्यंग्य में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है। जी जी। है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को कोई हमने एक पात्र चयन किया। जैसे एक मेरा व्यंग्य है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का
हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं। जी जी जी। कई बार ये स्थितियां होती बिल्कुल। हैं। तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं। जी हाँ। हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो जी। इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं? चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए। सुनते क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है। जी, अमर प्रेम फिल्म का जी, गाना अमर है। फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, जी। आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुनते हैं यही गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे। विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे। जी हाँ। तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं। जी जी जी। मैं इतना लकी नहीं था। विरोधाभास रहा मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं। मंडला में मेरे दादाजी जो थे, उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे। अच्छा, क्या मेरे बात है? पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था। मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले थे। क्या बात है। तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता, दौर था पढ़ाई का, बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता था, कौन पहले पढ़ेगा।
तो ये जमाना था। मनोहर श्याम जोशी का जी हाँ। साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, तो इंतजार होता था कि कौन पहले पढ़ेगा। धर्मयुग जी जी। और वो उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। जी। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता है। इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में जा रहे थे। रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल थे। जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय तो, आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम, तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं। तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से। लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है। महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद आती है? आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब, एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा थी, खपत ज्यादा थी। अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी इसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं, कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फैराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है। उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है, लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है। तो मैं मंडला में पदस्थ था, तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है। तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है। अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना? एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी, बहुत मशहूर, मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जी जी। एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज तो ये आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में,
ये मेरी कामना है। क्या बात है। मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है। क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी। आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है। तो अब यही गाना सुनते हैं। बिल्कुल। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज। ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं, जी हाँ। और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं। जी हाँ। तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे? आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है? ममता जी, तो ऐसी कोई बहुत बात है अच्छा तो? सवाल किया आपने, और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। मैं जब चीफ इंजीनियर था तो मैं अपने जो लाइन स्टाफ था हम्म, उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम्म, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती रहे, ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं। लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया। मेरी एक किताब भी है, बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से। क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई। तो
हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली। लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं? हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती ही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था। हाँ। कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, हाँ। प्रकाश रहे, हाँ। कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें। तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते। जी जी। तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है। जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके। बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं? तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये अनाड़ी फिल्म का गाना, अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959, 28 जुलाई 59। तो सुनते हैं यही गाना। जी हाँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है? और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए। जरूर। लिखते समय व्यंग मेरी मूल विधा है जी, क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं जी, जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं जी, जी। क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था जी। तो उसमें भी गिरजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं जी जी। उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है। तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था, तो उसमें ये विमोचित हुआ था, और ये मेरी पहली किताब थी। जी, अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें, सुनाइए। या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए। हाँ, जरूर। मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ। छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में। क्या बात है। और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र। क्या बात है। तो ये जनवादी नेचर की कविता थी। हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज। जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की। जी। ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण अगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंख छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। अगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं अगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चूं। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे, और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चूं में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है अगाध जी। आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा। क्या बात है। रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं। जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं? ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से। जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,
दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं? बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं। जी जी। और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है। जी। कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी। अब यथार्थ को लेकर के यथार्थ नायक जो जिस ढंग का जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा? आपके नजरिए से क्या है? सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होता। जी जी। और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से। क्या बात है। नीचे कांच रख करके मैंने वो युग जिया है और भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से। और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय से इंतजार होता। जी हाँ, ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें। नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया और स्व संपादन का युग है। हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की। जब हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था। अब सब कुछ टर्न होके जी हाँ, एक समय था, एक समय बहुत प्रचलित हुआ था। तो उसमें भी मैं था। फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं। जी जी। संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है। एक पुल का काम करता है कि अगर पुल अच्छा है, मजबूत है
तो निश्चित रूप से नहीं, उससे परिष्कार भी पार होता जा है, सकते हैं। परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा। जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है। तो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी? सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है। उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली, लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुड़ा हुआ है, सबका हित। जी। तो जो कुछ हम जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें न रहें, साहित्य रहेगा। जी बिल्कुल, किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी, तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है। तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं। तो बहुत से जो महिलाएं हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी। एक उनकी बाकायदा दुनिया है और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं। जी जी। और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था। आज आप भी लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज जी में। प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं। जी हाँ। आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं। तो प्रवासी साहित्यकारों, उनकी दुनिया कैसी है, उनकी फायदे नुकसान? उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है। जी। मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था। तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है, जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं। अभी मैं विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं। जी हाँ। नाटक भी था। जी। तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। लोग पढ़ें। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थपरक? हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है, किसी बात को लेकर के बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जिसे मैंने अपनी जब कामवाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है।
जो मेरे घर में काम करने वाली है, उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहाँ से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प हमें उपलब्ध कराती है, सहायिकाएं होती हैं, सहायक होते हैं, आपको बहुत मदद मिलती है। जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती है। तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है। तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है। अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपनी श्रीमती जी का जिक्र किया 2 बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है? अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है। क्या बात है। जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो अच्छा लगता है। क्या बात है। कौन किसे कुछ देता यूं ही कौन किसे सुनता है, आज छंद सुने और गाते गाते घर लौटें तो अच्छा लगता है। मेरी पीड़ा तुम क्या जानो तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। क्या बात है। पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे लाइक कमेंट एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। वाह। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा लगता है। वाह। रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन अच्छा लगता है। वाह। कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर। क्या बात है। कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत पढ़ा और लिखा बहुत कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं? चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है, रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी। बहुत ही बेहतरीन गाना है। तू तरवर
ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे। कहाँ बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर। जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे। अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे, आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई। अब नाटक पर फिर से आते हैं। जी। नाटक जो लिखे हैं, तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो जी। क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तां हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो डीपीएस स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक जगह मंचन हुआ। हाँ, मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और एनएसडी को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है, जी। और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है। हम्म, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं जी। तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी, और जो कुछ हम आंखों से देखते जी। हैं। तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं। जी, बिल्कुल। तो मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए, और इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है। जी जी, जरूर। आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने सारे साहित्यकारों को, जी। तो वो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे? मूलतः मैं परिसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ। जी। और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप? इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ, जी। क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है, विस्मृत हो रही है एक तरह विस्मृत से हो रही है, आजकल। रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो
उसमें अभिव्यक्त करता हूँ। जी, विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कही, साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ। नमस्कार। धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू ममता जी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।